तो आज की चर्चा के लिए हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प किताब है। थिंकिंग फास्ट एंड स्लो। डैनियल kahneman की नोबेल पुरस्कार विजेता। हाँ बिल्कुल। और ये शीर्षक सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है ना, लगता तो है। पर यह हमारे दिमाग के काम करने के तरीके पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे हमारे दिमाग के अंदर दो लोग बैठे हैं। अच्छा। हाँ, एक जो बहुत जल्दबाज है, मतलब हर फैसले पर तुरंत कूद पड़ता है, और दूसरा समझदार तो है पर थोड़ा आलसी है। ये एक बेहतरीन तरीका ऐसे देखने का। kahneman असल में दिमाग के इन्हीं दो किरदारों को सिस्टम 1 और सिस्टम 2 कहते हैं। ओके, सिस्टम 1 और सिस्टम 2। हाँ, सिस्टम 1 वही आपका जल्दबाज किरदार है जो ऑटोमेटिक है, तेज है और बिना किसी मेहनत के काम करता है। गट फीलिंग वाला। बिल्कुल। और सिस्टम 2 वो आलसी लेकिन समझदार किरदार है, जिसे काम करने में मेहनत लगती है, जो सोच विचार करता है, तर्क लगाता है। तो हमारी पूरी जिंदगी, हमारे सारे फैसले, वो इन्हीं दोनों के बीच की जुगलबंदी है। जुगलबंदी या कह सकते हैं लड़ाई। सब कुछ इसी तालमेल पर टिका है। तो चलिए पहले इस जल्दबाज किरदार से मिलते हैं, सिस्टम 1। जब हम तेज सोच की बात करते हैं तो मेरे दिमाग में तो सबसे पहले गट फीलिंग्स आती हैं, या पहली नजर वाले फैसले। बिल्कुल। सिस्टम 1 हमारे दिमाग का ऑटो पायलट है। ऑटो पायलट। हाँ, ये वो सारे काम करता है जिनके लिए कॉन्शियस अटेंशन की जरूरत नहीं होती है। जैसे ट्रैफिक में अचानक ब्रेक लगाना, या 2+2 का जवाब देना। 4। देखा, आपने सोचा नहीं, जवाब बस आ गया। या भीड़ में किसी पुराने दोस्त का चेहरा पहचानना। ये काम हम सोचते नहीं, ये बस हो जाते हैं। सही है। मतलब अगर ये ऑटो पायलट न हो तो हम शायद पागल ही हो जाएं। सही बात है। सोचिए, अगर हमें हर छोटे काम के लिए, जैसे दरवाजा खोलने के लिए भी सोचना पड़े, तो दिन कैसे गुजरेगा। हाँ, और इसी को kahneman कॉग्निटिव ईज कहते हैं। कॉग्निटिव ईज यानी संज्ञानात्मक सहजता। हमारा दिमाग हमेशा आसान रास्ता चुनना चाहता है, वो एनर्जी बचाना चाहता है, और सिस्टम 1 उसे यही सहजता देता है। लेकिन यहीं पर एक सवाल आता है कि क्या ये ऑटो पायलट, ये सिस्टम 1 हमेशा भरोसेमंद होता है? यही सबसे बड़ा सवाल है, और इसका जवाब है नहीं। अच्छा। ये जल्दबाजी में गलत नतीजे पर पहुंच सकता है। ये शॉर्टकट लेता है, और कभी-कभी वो शॉर्टकट हमें गलत रास्ते पर ले जाते हैं। तो अगर हमारी ये तेज सोच या सिस्टम 1 इतनी गलतियां करती है, तो फिर इसका कोई बैकअप प्लान तो होगा दिमाग के पास। बिल्कुल है, और वही बैकअप प्लान है हमारा दूसरा किरदार, आलसी लेकिन समझदार, सिस्टम 2। बिल्कुल, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये धीमी सोच है। इसमें मेहनत लगती है, ध्यान लगता है, तर्क शामिल है। तो ये वो सोच है जिसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब कोई मुश्किल गणित का सवाल हल करना हो। हाँ, या टैक्स फॉर्म भरना हो। जिसमें दिमाग का दही हो जाता है। या फिर 2 शहरों में से किसी एक में बसने का फैसला करना हो। मतलब ये हमारा कॉन्शियस माइंड है जो एनालाइज करता है चीजों को, कंपेयर करता है, और फिर किसी नतीजे पर पहुंचता है। सही कहा। जिसे हम असल में सोचना कहते हैं, वो यही सिस्टम 2 है। तो इसका मतलब मेरा दिमाग भी मेरी तरह ही आलसी है, काम से बचना चाहता है। आप ऐसा कह सकती हैं। सिस्टम 2 को काम करने में बहुत दिमागी ऊर्जा खर्च होती है। अच्छा। इसी को kahneman कॉग्निटिव स्ट्रेन यानी संज्ञानात्मक तनाव कहते हैं, और हमारा दिमाग इस तनाव से बचना चाहता है। इसीलिए जब भी मुमकिन हो, दिमाग सारा काम सिस्टम 1 पर डाल देता है और सिस्टम 2 को आराम करने देता है। तो फिर इन दोनों के बीच का रिश्ता क्या है? ये कोई साझेदारी है या फिर एक जंग चलती रहती है इनके बीच? यहाँ पर जो सबसे आकर्षक बात है वो ये है कि ये दोनों ही हैं। दोनों? कैसे? देखिए, आदर्श स्थिति में ये एक बेहतरीन साझेदारी है। सिस्टम 1 एक रिपोर्टर की तरह है। रिपोर्टर? हाँ, जो घटनास्थल से तुरंत शुरुआती जानकारी, भावनाएं और सुझाव भेजता है। हाँ। और सिस्टम 2 एक एडिटर की तरह है, जिसका काम उस जानकारी की जांच करना है। बिल्कुल, उस पर सवाल उठाना और फिर ये तय करना कि उसे छापना है या खारिज करना है। अच्छा, तो सिस्टम 1 ड्राफ्ट तैयार करता है और सिस्टम 2 उसे एडिट करता है। हाँ। लेकिन अगर एडिटर यानी सिस्टम 2 आलस कर जाए तो वो कच्चा ड्राफ्ट ही बिना एडिट हुए पास हो जाता है। और समस्या यही है कि ज्यादातर समय हमारा एडिटर आलस ही करता है। बिल्कुल, हमारे ज्यादातर पूर्वाग्रह, बायसेस, हाँ। इसी वजह से पैदा होते हैं।
क्योंकि एडिटर ने ड्राफ्ट को बिना पढ़े ही मंजूरी दे दी। एक मिनट, तो आप ये कह रहे हैं कि जब मैं सोचती हूँ कि मैंने बहुत सोच समझकर कोई फैसला लिया है, तो हो सकता है कि मैं सिर्फ अपनी पहली गट फीलिंग को सही ठहराने के लिए बहाने बना रही हूँ? इसकी बहुत ज्यादा संभावना है। ये तो काफी चौंकाने वाली बात है। बिल्कुल। इसी को कॉग्निटिव बायस या संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह कहते हैं। कोई उदाहरण दे सकते हैं? हाँ, चलिए एक बहुत आम उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए आप एक जैकेट ऑनलाइन देख रही हैं। ठीक है। उसकी कीमत पहले थी 8,000 रुपए, लेकिन अब वो डिस्काउंट पर 4,500 रुपए में मिल रही है। अरे वाह, ये तो मेरे साथ हर ऑनलाइन सेल में होता है। तो क्या होता है? मेरा सिस्टम 1 तुरंत चिल्लाएगा, वाह 3500 रुपए बच रहे हैं, इससे अच्छी डील नहीं मिल सकती, खरीद लो। सही पकड़ा। वो पहली कीमत 8,000 रुपए एक एंकर यानी लंगर की तरह काम करती है। एंकर? हाँ, आपका दिमाग उसी से तुलना करता है और 4,500 को बहुत अच्छा मानने लगता है। इसे एंकरिंग बायस कहते हैं। लेकिन अगर मेरा आलसी एडिटर सिस्टम 2 जागे तो वो कुछ सवाल पूछेगा। क्या मुझे वाकई इस जैकेट की जरूरत है? क्या इसकी क्वालिटी 4,500 रुपए की भी है? या इसकी असली कीमत ही इतनी है और 8,000 रुपए सिर्फ एक दिखावा था? एग्जैक्टली। पर अगर सिस्टम 2 चुप रहा तो आप सिर्फ डिस्काउंट देखकर वो चीज खरीद लेंगी। मैं तो हमेशा सोचती थी कि मैं एक स्मार्ट खरीदार हूँ। हम सब यही सोचते हैं। तो क्या ये सिर्फ एक ही तरीका है जिससे हमारा दिमाग हमें धोखा देता है, या और भी हैं? बहुत सारे हैं। एक और बड़ा दिलचस्प है अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक। अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक, ये क्या है? इसका मतलब है कि जो जानकारी या घटना हमारे दिमाग में आसानी से आ जाती है, हम उसे ज्यादा महत्वपूर्ण और आम मान लेते हैं। अच्छा। जैसे हवाई जहाज दुर्घटना की खबरें बार बार देखने के बाद हमें हवाई यात्रा कार चलाने से ज्यादा खतरनाक लगने लगती है, जबकि आंकड़े तो इसका ठीक उल्टा कहते हैं। बिल्कुल। लेकिन क्योंकि दुर्घटना की तस्वीरें दिमाग में ताजा होती हैं, हमारा सिस्टम 1 तुरंत नतीजा निकाल लेता है कि हवाई यात्रा खतरनाक है। तो क्या इसका मतलब ये भी है कि हम सिर्फ वही जानकारी ढूंढते हैं जो हमारी पहले से बनी हुई राय को सही साबित करे? हाँ बिल्कुल। इसे कन्फर्मेशन बायस कहते हैं, सबसे खतरनाक बायसेस में से एक। अगर हम मानते हैं कि कोई खास पॉलिटिकल पार्टी अच्छी है, तो हम सिर्फ वही खबरें पढ़ेंगे या देखेंगे जो हमारी इस राय को मजबूत करें, और उन खबरों को नजरअंदाज कर देंगे जो इसके खिलाफ हों। हाँ, हमारा सिस्टम 2 इतना आलसी है कि वो अपनी बनी बनाई दुनिया को चुनौती देने की मेहनत ही नहीं करना चाहता। ये तो सिर्फ खरीदारी या राजनीति की बात नहीं है, ये तो हर जगह लागू होता होगा। हर जगह, डॉक्टरों के फैसलों पर, जजों के फैसलों पर, यहाँ तक कि बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ के फैसलों पर भी इन पूर्वाग्रहों का गहरा असर पड़ता है। तो इन सब का क्या मतलब है? क्या हमारी तेज सोच विलेन है? क्या हमें हर वक्त अपनी धीमी सोच का ही इस्तेमाल करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अच्छी या बुरी सोच के बारे में नहीं है। तो फिर? ये 2 अलग अलग सिस्टम के बारे में है जो अलग अलग कामों के लिए बने हैं। सिस्टम 1 रोजमर्रा की जिंदगी चलाने के लिए एक शानदार और कुशल टूल है। उसके बिना तो हम काम ही नहीं कर सकते। बिल्कुल। और सिस्टम 2 महत्वपूर्ण और जटिल मामलों के लिए है। समस्या तब होती है जब हम गलत काम के लिए गलत टूल का इस्तेमाल करते हैं। मतलब जब हम एक बड़े और महत्वपूर्ण फैसले को सिस्टम 1 के भरोसे छोड़ देते हैं। सही बात। तो सबसे बड़ी सीख जागरूकता है। बस ये जानना कि हमारे दिमाग में ये 2 किरदार काम कर रहे हैं। यही सबसे बड़ी सीख है। अगर हम ये जान जाएं तो हम अपनी गट फीलिंग्स पर आंख मूंद कर भरोसा करने की जगह उन पर सवाल उठा सकते हैं। हम ये तय कर सकते हैं कि कब हमें रुककर अपने आलसी एडिटर यानी सिस्टम 2 को काम पर लगाने की जरूरत है। बिल्कुल। ये जानने से ही हम बेहतर फैसले ले सकते हैं। मतलब जब भी कोई बड़ा फैसला लेना हो, चाहे वो करियर का हो, निवेश का हो या किसी रिश्ते का, तो अपनी पहली प्रतिक्रिया पर भरोसा करने से पहले एक कदम पीछे हटकर सोचना चाहिए। हाँ। खुद से पूछना चाहिए कि 1 मिनट, क्या ये मेरा सिस्टम 1 बोल रहा है? क्या मुझे यहाँ सिस्टम 2 को काम पर लगाने की जरूरत है? बिल्कुल, यही इस पूरी चर्चा का सार है। अपने दिमाग के काम करने के तरीके को समझना ही उसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने का पहला कदम है। श्रोताओं के लिए सोचने वाली एक बात यह है, आज के दिन का कोई ऐसा फैसला याद करें जो आपने बहुत जल्दी में लिया। क्या वो तेज सोच का नतीजा था? और अगर आपने उस पर अपनी धीमी सोच का इस्तेमाल किया होता, उसे थोड़ा और समय दिया होता, तो क्या आपका फैसला कुछ और होता?